renegotiating the Kachetiw agreements. माननीय सांसद डी राजा अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं। जब शब्द एलिजेडली लिखा जाता है इसका मतलब हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। रिपोर्टेडली, एलिजेडली, इसका मतलब, वरना हम सीधे लिखते हैं इन श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स, एलिजेडली इन श्रीलंकन वाटर्स। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो आपने कच्छतीव के बारे में कहा है, कच्छतीव का मामला सब जुडिस है, इसलिए जेडब्ल्यूजी का मैकेनिज्म उसको नहीं देख रहा। लेकिन ये 2+2 इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये उनके पहल पर शुरू हुआ है, क्योंकि आपको याद है मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ये एडहॉक सिलसिला चल रहा था। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 मीटिंग्स हुई, उनके स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी। और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाएं। उसके लिए 1500 करोड़ का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1500 करोड़ कुछ नहीं, कितना भी खर्च हो जाए इन मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाओ। इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो बॉटम ट्रॉलिंग के तहत फिशिंग हो रही है वो पर्यावरण को खराब करती है, क्योंकि वो समुद्र का पूरा सरफेस छील के ले जाती है। और दूसरा, डीप सी फिशिंग ना होने के कारण जो मछली नीचे है वो मरती जाती है और वो भी पर्यावरण को खराब करती है और मछुआरों के हाथ नहीं लगती। तो 1500 करोड़ का बजट और 3 वर्ष की अवधि ये तय हुई। 500 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, जिसमें से 250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 250 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये तय हुआ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, उनको दे चुकी है। तो ये जो डीप सी फिशिंग का एक माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, ये 3 वर्षों में जब समाप्त हो जाएगा तो इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं जेडब्ल्यूजीआई पे, 2+2 इनिशिएटिव क्या था? पहली बार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर श्रीलंका के दिल्ली में बैठे और वहां ये तय किया कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं। और इसको मॉनिटर करने के लिए दोनों देशों के फिशरीज मिनिस्टर हर 6 महीने पर मिलेंगे। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि नवंबर में हमारी दोनों की मीटिंग हुई, 2 हम 2 उनके। उसके बाद नवंबर के बाद जनवरी में ही पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गई, जहां हमारे फिशरीज मिनिस्टर, उनके फिशरीज मिनिस्टर, और अगली मीटिंग भी 22 अगस्त की तय हो गई। यानी 3 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, 3 जेडब्ल्यूजी मीटिंग्स हो गई। तो इतनी बड़ी गति से हम लोग चल रहे हैं। और अब हम जेडब्ल्यूजी में और मिनिस्ट्रियल मीटिंग में केवल इतना चाह रहे हैं कि ये जो अवधि है इसके बीच में अंतरिम राहत हमें दे दी जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि जब हम बता रहे हैं कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ ले जा रहे हैं तो कम से कम इस बीच आप ये पकड़ धकड़ मत करो, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छतीव तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो सब जुडिस। थैंक यू श्री गणेशन। 1 minute. Let me go to the next question. Respected Chairman, please, that's not your question. Please, sir, it's not your question. Please, do sit down. Yes, Mr. Ganeshan. Respected Chairman, through you I want to get a clarification or confirmation from the Honorable Minister about the information that I have got, my knowledge about the fishermen issue, that the Sri Lankan government normally, they don't prevent entry of any of Indian fishermen when they go for fishing in the traditional way of fishing by boat. Only they prevent and arrest and when they go with the trawler, the modernity. That is why the government also talked with the fishermen leaders and chosen to divert them to the other deep sea fishing. I want to get the clarification from the Honorable Minister. की जानकारी बिल्कुल सही है। बार बार जब हम बात करते हैं श्रीलंका के नेतृत्व से तो वो यही कहते हैं ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है बॉटम ट्रॉलर से। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। और हमने बहुत बार, क्योंकि एक और मैकेनिज्म हमने बना रखा है जहां दोनों तरफ के मछुआरे मिलते हैं, तो मैंने स्वयं फिशरमैन एसोसिएशन से बुला के बात की है कि आप ट्रेडिशनल फिशिंग करिए, आप बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग क्यों करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी बॉटम ट्रॉलिंग हमारे देश में भी प्रतिबंधित है। FAO का ऑर्डर है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है,
लेकिन हमारे निर्देशों के बावजूद, FAO के प्रतिबंध के बावजूद 60,000 बॉटम ट्रॉलर भारत में चल रहे हैं और 5,000 अकेले तमिलनाडु में चल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने एक कदम उठाया है कि 3 मार्च 2017 से उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग का नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। रामानाथपुरम में भी ये बंद हो गया है, तंजावुर में भी बंद हो गया है, थिरावरूर में भी बंद हो गया है, पाकबे में भी बंद हो गया है। इन सब जगह पर उन्होंने इसको बंद कर दिया है। पुदुचेरी में भी ये बंद हो गया है। तो अब नया रजिस्ट्रेशन बॉटम ट्रॉलर का नहीं हो रहा, तो इससे आगे की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन ये बॉटम ट्रॉलिंग यहाँ भी प्रतिबंधित है। और जो बार बार राजा जी कहते हैं और ये बाकी लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हम केवल लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं। आपको मालूम है हमारे 5 मछुआरों के सिर पर फांसी का फंदा था जब पुरानी सरकार थी। ये सरकार भी नहीं थी, महिंद्र राजपक्षे जी की सरकार थी। उनसे भी बात करके प्रधानमंत्री जी ने 5 के सर से फांसी का फंदा हटवाया था और उन 5 को वापस लेकर आए थे। श्री मैत्रेन। I must gracefully acknowledge that after Shri Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, the fishermen, Indian fishermen of Tamil Nadu origin, Indian fishermen of Tamil Nadu, even though they are frequently taken into custody by the Lankan government, they are released at a faster pace. I must acknowledge that. But my question to the Honourable Minister is, recently the Lankan government has enacted a law, a draconian law, whereby it provides for imprisonment up to 2 years and a fine up to even more than 50,000 rupees for the fishermen who are taken into custody. Whether the government of India has taken note of it and what steps they are taking in this regard. Thank you. सभापति जी, एक एक्ट, जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं मैत्रेन जी, वो एक्ट 6 जुलाई को पारित हुआ है श्रीलंका में। और ये जो TNA के लीडर थे सुमंती रतन, उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया था। बाद में वो सरकारी बिल के रूप में पारित हुआ। और ये सही है कि उसमें 2 तरह की सजा का प्रावधान है, और वो सजा है 2 साल तक की सजा या कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन ये किसके लिए है? केवल बॉटम ट्रॉलिंग प्रतिबंधित करने के लिए। और मैं अभी पूर्व के उत्तर में बता चुकी हूं कि बॉटम ट्रॉलिंग हमारे यहां भी प्रतिबंधित है। नए बॉटम ट्रॉलिंग के रजिस्ट्रेशन में अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये विषय इंडियन फिशरमैन से संबंधित ना होकर के पर्यावरण से संबंधित है। बॉटम ट्रॉलर सी सरफेस को खत्म कर देता है, छील के ले जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भी FAO ने बंद कर रखा है, जिसको वो अभी एक्ट के रूप में लेकर आए। तो हमारा काम तो 3 मार्च को हुआ, उन्होंने 6 जुलाई को हमारे भी बात किया है। इसलिए इस एक्ट के बारे में ये कहना, वो एक्ट पर्यावरण की दृष्टि से श्रीलंका ने पारित किया। श्री कृष्णमोहन नंदा। जो सभापति जी, आपका माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, ये समस्या केवल तमिलनाडु और श्रीलंका नहीं है, ये समस्या गुजरात का साथ पाकिस्तान का भी है, ये समस्या पश्चिम बंगाल का साथ बांग्लादेश का भी समस्या है। जब नेचुरल कैलेमिटी होता है, सब तालाब तक चला जाता है, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका, इंडियन फिशरमैन का नाव चला जाते हैं उधर। क्वेश्चन इज ऑन श्रीलंका। मैं पूछता हूँ, समुद्र में तो कोई बैरियर नहीं है, तो वहां को जो तौला कॉन्स्पिरेटेड हो जाते हैं, फिशरमैन को ले लेता है, इसके बारे में भारतीय सरकार का क्या निर्णय है? जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ये श्रीलंका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। पिछली बार सवाल उठा था गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले, हमारे एक महोदय यहाँ हैं गोहिल जी, जो बहुत ही ज्यादा उसमें रुचि लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी माननीय सांसद को कि आज शाम को विदेश नीति पर पूरी चर्चा है। तो आपके ये जो विषय हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और भी श्रीलंका से संबंधित, मैं सबका विस्तृत जवाब उस समय दे दूंगी। ये विषय चूंकि श्रीलंका स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने अपना उत्तर वहां तक सीमित रखा। थैंक यू। क्वेश्चन 198। Thank you. Mr. Chairman, I need your protection because... protection for what? That might be the presumption, but we are not accepting because it. The, please, Sharma ji, please. Because let me read the question. Please. Let me... Is it a fact that numerous representation, etc. have been received? The answer is yes, sir. Yes, sir. But part B, whether it is also a fact that the ministry has raised the issue with the Department of Personnel
No answer for that. If so, what is the government response to that? No answer to that. Ayurveda is such an important subject now, and unless it is made given legitimacy by having it in central service exams, etc., it cannot get the recognition it is due, because the allopathic medicines are out to finish off our Ayurveda by debunking it. So we have to give it. So these two questions must be answered. But the government has given the answer. That is not an answer. These matters under examination. What is under examination? The question or the responses of these various authorities. Chairman, sir, Honorable Member Dr. Subramaniam Swamy is an erudite scholar, an academician, and a master of languages. So I thought the brevity of words would suffice for the answer. It has been very clearly mentioned and accepted that there have been representations received both in the Ministry of Ayush as well as in DOPT. And when the government says that the matter is under examination, it obviously implies that it is under the consideration of the concerned departments, which includes the Department of Ayush as well as the Department of DOPT. Having said that, now the second part of which is not part of his original question is, when he is trying to make out that Ayush is a very important subject, nobody denies that. In fact, this is the government which has taken the initiative of having first ever separate Ministry of Ayush. So we don't actually have to acknowledge that. Yes, that's true. Now, but not denying the importance, I hope it would be slightly an input for him, and maybe he would later on also give his opinions on that, maybe not today, later on. We have right now 48 optional subjects which are eligible for appearance in the civil services. But the statistics point out that none of these, or very few of these candidates, actually take up the subject of their graduation as an optional subject. Can you believe we have more than 50% engineers who are qualifying civil services exams today? Even now, out of a batch of 175, we have 96 engineers. But more than 50% of them have opted for subjects like public administration, subjects like geography, subjects like sociology. So what I'm trying to bring to the consideration of a scholarly person like Dr. Swamy is that not having optional subject as Ayush does not deny a graduate from Ayush to appear. And in fact, many of the Ayush graduates are appearing in civil services, also passing, and also by preference and choice, not actually wanting to have Ayush as a subject. Similarly, if we recall, in 1970s and 80s, there was a lot of hue and cry about not having MBBS as an optional subject. Thereafter, we had medical sciences. Today, the scenario is that not even 10% of the doctors appearing in the civil services are actually using medical sciences as an optional subject. Again, they go in for general subjects, maybe because they are habitual crackers, they are skilled in cracking the exam and they feel that they could do more scoring, whereas the medical science is a vast subject. So I am saying that it is not absolutely correct to draw a correlation between the subject of option which a candidate has selected and the subject in which a candidate has actually graduated. Thank you. Second question. I think he has answered my second question also very well, so I have no further questions. Thank you. Shri Ram Gopal Yadav. श्रीमान माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि आयुष से जुड़े हुए ग्रेजुएट्स को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ये मानते हैं, हम लोगों ने कमिटीज में जब पूछा उनसे, तो आयुष से जुड़ी हुई दवाइयों के बारे में कहते हैं कि इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, और साइंटिफिकली ये वो वैलिड दवाइयां नहीं हैं, तो पहले उसकी व्यवस्था आप कीजिए जिससे लोगों के किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से बात कीजिए, और जो बहुत प्रभावी दवाइयां आयुष की हैं उनके बारे में भी बात कीजिए, तो ये कहेंगे करे इनका कोई कुछ नहीं है, इनके पीछे कोई सत्यता नहीं है, जो कुछ ये क्लेम करते हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनको उनके वैलिडेशन के लिए आप क्या करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक यूपीएससी में इन सब्जेक्ट्स को लाने की अगर कोशिश करेंगे तब भी कुछ क्षेत्रों से, खास तौर से जो एलोपैथी वाले लोग हैं, उधर से ऐतराज हो। थैंक यू। माननीय सभापति जी, वैसे तो ये प्रश्न पूरी तरह से इस विषय से नहीं जुड़ा। एक तो मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आयुष के उम्मीदवारों को या आयुष के ग्रेजुएट्स को कोई पाबंदी नहीं है अपीयर होने से। मैं यही कह रहा था पहले प्रश्न में, केवल वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस यूपीएससी की सूची में नहीं है। तो दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है अधिकतर कि ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका उम्मीदवारों का वो होता है जो उनके ग्रेजुएशन का नहीं रहता। अब जहां तक संबंध है कि वैलिडेशन की जाए, वो मेरे ख्याल से अलग विषय है, वो तो आयुष मंत्रालय से संबंधित है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन यूपीएससी में केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मार्किंग रहती है और वो